नमस्कार दोस्तों। एफआई के वीकली प्रोग्राम टॉक विद एन एक्सपर्ट के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हमारे भारत के सीरीज में, भारत के आजादी के 100 वर्ष के सीरीज में हम बात कर रहे हैं भारत की। आपके समक्ष हमने हर टॉपिक पे बात की, जिसमें भारत की बात थी, भारत की डेवलपमेंट की बात थी, 1947 के भारत की बात थी, आज के भारत की बात थी और आने वाले भारत की बात। तो उसी सीरीज में हमने अभी कल एंटरप्रेन्योरशिप डे मनाया। आज हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे। हमारा ये प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स को डेडिकेटेड है और भारत का जो एंटरप्रेन्योर है, भारत का जो एमएसएमई है, वो भारत की इकोनॉमी की बैकबोन भी है, हम सब जानते हैं। तो उसका इतना इम्पोर्टेंट रोल है भारत की इकोनॉमी में। तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और क्या क्या हमारी जिम्मेवारियां बनती हैं कि हम देश की ग्रोथ के लिए, एमएसएमई की ग्रोथ के लिए हमारा क्या रोल रहेगा, क्या योगदान रहेगा, इस बात को आज हम करेंगे। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शैलेंद्र व्यास जी। डॉक्टर शैलेंद्र जी, आपका आज एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डॉक्टर शैलेंद्र जी के बारे में आप सभी जानते हैं और इंट्रोडक्शन तो आप पहले ही कर चुके हैं। शैलेंद्र जी बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, एफआईआई में वाइस प्रेसिडेंट का रोल अदा कर रहे हैं और एफआईआई की स्टार्टअप कमेटी का एज ए चेयरमैन हैंडल कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। दोस्तों, आज हम एंटरप्रेन्योर की बात करेंगे, भारत के एंटरप्रेन्योर की। और एक साइंटिस्ट जो एंटरप्रेन्योर बन गया, उससे बेहतर इसकी डेफिनेशन हमें कोई नहीं समझा पाएगा कि वो कितने, एक एंटरप्रेन्योर जो है कितने चैलेंजेस से गुजरता है, उसको कहाँ कहाँ क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ता है, कहाँ कहाँ किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और अपने आप को कहाँ कहाँ सेल्फ मोटिवेट भी करना पड़ता है। तो आज हम इन सभी चीजों की बात करने वाले हैं। तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले शैलेंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपनी साइंटिस्ट से एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। थैंक यू। मैं बाय प्रोफेशन साइंटिस्ट पहले रहा हूं और मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है, मेरा स्पेशलाइजेशन चूंकि प्लांट्स का रहा, उसमें मैंने प्लांट टिश्यू कल्चर, बायोटेक्नोलॉजी के स्पेशलाइजेशन में मॉलिक्यूलर मार्कर्स और उसके बाद में जीनोमिक्स के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करते हुए उस पर काफ़ी काम किया। और लंबे समय तक काम करने के बाद में मैंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और इंडस्ट्री में इसी बायोटेक्नोलॉजी के जो एस्पेक्ट थे जो हेल्थ में डिटरमाइन करते हैं, तो वहां पे मैंने अपना जो है सर्विसेज दी हैं। मैंने 2018 में जब अपनी ये जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर शुरू करी, तो उस समय माइंड में एक ही चीज थी कि हम लोग बहुत सारा लर्निंग जब करते हैं तो उसका एप्लीकेशन जो है वो राइट डायरेक्शन में कई बार नहीं हो पाता। और जब मैं इंडिया या वर्ल्ड की भी बात करता हूं, तो जिसको कहते हैं ना कि डिमांड वर्सेस सप्लाई जो है, देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग जो हम अपने अपने सब्जेक्ट एरियाज में करते हैं, पर उसका प्रोडक्ट डेवलपमेंट में या ह्यूमन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो ट्रांसलेशनल वैल्यू है वो बहुत कम है रेशो में। जी। और जो थोड़ा बहुत हो पाता है वो पूरे वर्ल्ड में एज एन एंटरप्रेन्योर लीड करते हैं। तो जो मैंने एज अ साइंटिस्ट लर्न किया, बीइंग अ साइंटिस्ट इज जस्ट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस, एक जिसको मैं कहता हूं एक प्रोसेस है कि भाई आप प्रिंसिपल्स को समझते हैं और उसके बाद में उनको अप्लाई करते हैं अपने जीवन में। तो यही साइंटिस्ट होना है। और इसको अप्लाई करने के लिए हो सकता है कि मैं किसी शैक्षणिक संस्थान में या किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अपनी सेवाएं देता, बट इसकी जगह मैंने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप का अपना एक स्टार्टअप किया, जहां पे कि हम उन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज करके मानव कल्याण के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट में और उनके बाद में उनका, चूंकि ये स्टार्टअप एक बिजनेस होता है, तो उसको हम मार्केट तक ले जाने का काम करते हैं। तो सिर्फ एक ही प्रिंसिपल है, टू सर्व द मैनकाइंड। हम अपने नॉलेज से किस तरह से मानव जाति के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए
गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकें, इसको मैं डिफाइन करता हूं टू बी एन एंटरप्रेन्योर। और ये मेरी पूरी जर्नी का निचोड़ है, राइट फ्रॉम माय स्टूडेंट डेज टिल टुडे, जो भी मैं आज हूं। और कल जैसे हमने वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप दिवस मनाया, विश्व उद्यमशीलता दिवस या विश्व उद्यमिता दिवस, तो उद्यमी होना बेसिकली एक साइंटिस्ट होने के इक्विवेलेंट है। एक उद्यमी वही होता है जो जहां पे किसी चीज की आवश्यकता है, न्यूनता ढूंढता है, कि ये मार्केट में गैप है, इसकी डिमांड आ रही है, मैं इसके ऊपर क्या इनोवेशन करके कोई नया प्रोडक्ट या कोई सर्विस क्रिएट कर सकता हूं। तो ये सिंपली अगर हम देखें तो एक उद्यमी जो है, एक एंटरप्रेन्योर जो है, वो भी बाय नेचर एक साइंटिस्ट ही होता है। उसको पता होता है कि कहां पे जो है इनोवेशन की रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को डिजाइन करता है। तो जैसे कल वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे आया, तो मैं कंपेयर करता हूं आजादी के बाद से अब तक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ने एक प्रगति की राह ली, जिसमें कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बल दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को बनाने का हमने उस पर बल दिया। पर जो चीज मिसिंग रह गई वो ये था कि भाई भारतीय जो है वो बाय नेचर ही उद्यमी है। आप देखें कि पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था, तो आदमी अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी चीज बनाता था, आपस में शेयर करके एक्सचेंज करके उनकी वो इकोनॉमी चल जाती थी। इकोनॉमी ग्रो करी, करेंसी आई, तो उसके बाद में उसका प्रोडक्ट का जो है गुड्स एंड सर्विसेज का सेल्स शुरू हुआ। पर वो सेल जो लोअर लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे हो रहा था, वो खत्म होके केवल बड़े बड़े लेवल पे होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी इकोनॉमी में बड़े इंडस्ट्रीज और छोटी इंडस्ट्रीज के बीच में गैप आ गया, या जिसको मैं कह सकता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप जो इंडिविजुअल लेवल पे होनी थी वो खत्म हो गई। वर्तमान में पिछले 8-10 सालों में जो परिवर्तन आया वो ये आया है कि इंडिविजुअल लेवल पे उस इनोवेशन को या उस एंटरप्रेन्योरशिप को फिर से पैदा करना, चाहे अगर वो किसान है या कोई आदमी किसी और प्रोफेशन में है, चाहे कोई आर्टिसन है, कोई कुम्हार है, या कोई जो जो हथकरघा से ये जो कपड़े बुनते हैं कारीगर हैं, छोटे ग्लास के आर्टिकल्स बनाने वाले हैं, मेजनरी वर्क करने वाले हैं, उन सबको ये अपॉर्चुनिटी उनके सामने आई कि हम अपनी स्किल्स के द्वारा, जो हमारी लर्निंग है, स्किल इज बेसिकली लर्निंग, जो चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में आई हो या बाय नेचर फैमिली के थ्रू चलती हुए, उस स्किल को यूज करते हुए क्या मैं कोई नया प्रोडक्ट और सर्विस बना सकता हूं जिसकी की मार्केट में डिमांड हो। और उसको बूस्ट करने के लिए जो वर्तमान में जिसको कहते हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो आए हैं, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। तो पिछले 8-10 सालों में भारत में एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप की क्रांति आई है, रेवोल्यूशन हैज बिगन, जिसमें हर व्यक्ति अपने इंडिविजुअल लेवल से उठकर इनोवेशन की तरफ जा रहा है, कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, उनको सपोर्ट करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया हुआ। और इसीलिए भारत में जब एक प्लेटफॉर्म बना है स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप में करीब करीब 1,27,000 के आसपास की वर्तमान में संख्या है, हर साल बढ़ रही है संख्या। तो इतने सारे जब स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इतने सारे लोग जो हैं इनोवेशन की तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं। और पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर इस लेवल से इनोवेशन से अगर भारत आगे जाएगा, आज भारत के लोग जो है हर जगह मौजूद है, कि बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख लीजिए, हर जगह कोई किसी सीईओ के पद पर है, कोई किसी बड़े साइंटिस्ट के हो, बड़े बड़े जो रिसर्च संस्थान है उनमें भी ऐसे साइंटिस्ट या किसी और प्रोफेशनल रोल में वो लोग हैं। तो इंडियन या जो भारतीय हम जो कहते हैं, हम जिस मूल के हैं, वो बाय नेचर ही उद्यमी है। ठीक है, उसको मौका नहीं मिला तो उसने अपने अपने लर्निंग्स को किसी और डायरेक्शन में ले गया, पर अब जब मौका मिल रहा है तो वो एंटरप्रेन्योरशिप तब जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे जो अभी आपने बताया कि भाई हमने मनाया, तो ये एक टाइम है अगेन टू स्टॉप, पॉज एंड मतलब जिसको कहते हैं ना कि रेट्रो, उसमें अपने आप को फिर से देखना, पीछे जाकर वापस मुड़ के अपने आप को देखना, रेट्रो इंस्पेक्शन का टाइम है। और आगे जाने के लिए पीछे देख के हम आगे की पॉलिसीज को डिसाइड कर सकते हैं। सो दैट इज व्हाट वी सेलिब्रेट टुडे।
जी, देखिए, जब भी कोई बदलाव आना होता है तो इकोसिस्टम वैसा धीरे धीरे बनता जाता है, या ये यूं कहें कि हम उस तरफ जब बढ़ना शुरू करते हैं तो इकोसिस्टम भी वैसा हम बना देते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप डे पर भी भारत के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एमएसएमईज हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत अच्छा कदम है जो भारत में इसको एक प्रायोरिटी पे रखा जा रहा है। प्रायोरिटी पे क्योंकि ये हर साल मनाया जाता है, पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, लेकिन भारत में अभी इस पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी ने जो मुहिम चलाया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, और आप तो स्टार्टअप कमेटी को हेड भी करते हैं और स्टार्टअप का अपना स्टार्टअप भी है, तो आप बहुत ही नजदीकी से जुड़े हुए हैं और इसके ग्राउंड रूट पॉइंट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एडवांटेज भी, चैलेंजेस भी। तो अब इंडिया एज एन अभी एंटरप्रेन्योर, क्योंकि अगर हम पहले के भारत की बात करें तो जो स्टडी लेवल था और सबका एक ही माइंडसेट था कि बच्चा पढ़े और जॉब करे। आज एंटरप्रेन्योरशिप का जो है माइंडसेट बन गया है कि सभी जो भी पढ़ रहा है वो अपना एक स्टार्टअप खोलने की बात करता है, वो जॉब की बात नहीं करता, अपना स्टार्टअप की बात करता है कि मैं अपना बिजनेस करूंगा। और भारत की आज इंटरनेशनल लेवल पे भी गुडविल है, हर जगह भारत की पहचान है, भारत के लोगों की इज्जत है। जहाँ बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जहाँ पे भारतीय को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था आज, लेकिन वहां पे भी भारत के लोगों की बहुत इज्जत है। तो अब हम इस बात को सामने रखते हुए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप सरकार द्वारा जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनके एडवांटेजेस, उनको क्या क्या एडवांटेजेस दिए जा रहे हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, सरकार के साथ साथ हर स्तर पर मैं समझता हूँ कि प्रयास हो रहे हैं कि लोग डिग्री होल्डर्स बनकर जॉब सीकर्स ना बने, बल्कि जॉब गिवर्स बने। स्कूलों में आज मेरा एक सौभाग्य रहा, मैं एक स्कूल में गया था, तो उस स्कूल में उन्होंने एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल बना रखी और गवर्नमेंट कुछ उसको जो है फंड करती। वो अपने वहीं पे विद इन द स्कूल जो है एक बच्चों के बीच में कंपटीशन रखवाते हैं एंटरप्रेन्योरशिप का, और वो बच्चे जो है इनोवेटिव आइडियाज के साथ कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ उनको प्रोत्साहन मिलता है कि भाई वो सेल भी करें उस प्रोडक्ट को, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको और आगे ले जाने का सरकार मौका दे रही। तो स्कूल लेवल पे भी ऐसी स्कीम्स हैं जहां पे कि जो है सरकार उनको बच्चों को सपोर्ट दे रही है, एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है। उससे ऊपर आते हैं तो हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, वहां पे भी एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स ऐसी बनी हुई हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, एक्सेलरेटर सेंटर्स बने हुए हैं, जो इन सब चीजों का ध्यान करते हैं। वहां पे गवर्नमेंट की अलग अलग सेक्टर्स के लिए स्कीम्स हैं, चाहे अगर वो कोई स्किल रिलेटेड कोई स्टार्टअप है या एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा है, या किसी जो इकोनॉमिक फ्रंट पे हो सकता है, कोई सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के फ्रंट पे हो सकता है, कोई बायोलॉजी के फ्रंट पे हो सकता है। तो हर एक के लिए अलग अलग विभाग हैं, और हर विभाग में नए नए चैलेंजेस को सपोर्ट करने के लिए, इनोवेटिव आइडियाज को सपोर्ट करने के लिए स्कीम्स बनी हुई हैं। तो बच्चे स्कूल से ही जब निकल रहे हैं बाहर, तो उनको उनके मन में एक चीज है कि भाई मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाऊं। हो सकता है 100% ना हो, 10-15%, 20% बच्चे, पर वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यही बच्चे जब आगे बाहर निकलते हैं, कॉलेज में आते हैं, वहां पे उनको वही इन्वायरमेंट फिर से मिलता है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड वाले बच्चे हैं, जिनको की भी अच्छी ग्रूमिंग मिल जाती है, तो वो वहां पे अपने उस हुनर को दिखा के और अपने स्टार्टअप को एस्टैब्लिश करते हैं, या प्रोडक्ट को एटलीस्ट वो होन करते हैं, ताकि वो एक मार्केट रेडी या मार्केट फिट प्रोडक्ट या कोई सर्विस है तो वो बन पाए। स्कूल कॉलेजेस के बाहर भी जब हम जाके देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे वेंचर स्टूडियोज बने हुए हैं, प्राइवेट भी ऐसे स्टूडियोज हैं, ऐसे इन्वेस्टमेंट के नेटवर्क्स बने हुए हैं जो इन प्रोडक्ट्स को या इन लोगों के स्टार्टअप्स को देखते हुए उनको सपोर्ट करने के लिए आगे आते हैं। ये पहले नहीं था, अभी वर्तमान में बहुत सारा हुआ है। कुछ लिमिटेशन है कि बैंक्स इनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे कि जब कब सब करते हैं तो बेसिक फंड मिल जाता है, बट आगे जब बढ़ना होता है तो उस समय हो सकता है कि उनको फंड्स की जरूरत होती है। बैंक्स में स्कीम्स हैं, बट ट्रांसलेशनल वैल्यू में मेरे को लगता है कि मैं जो मार्केट में देखता हूं तो वो चैलेंज अभी भी है।
उसका बैंक स्कीम्स में या बैंकों के द्वारा स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इकोसिस्टम अभी तैयार नहीं है। वो एक गैप है जहां पे होता है। बट जहां सक्सेसफुल हो जाता है, कोई व्यक्ति स्टार्ट कर लिया उस एंटरप्रेन्योरशिप, अगर उसने एमएसएमई अपने आप को एस्टेब्लिश करके रजिस्टर कर लिया है, तो फिर आगे गवर्नमेंट का फिर से प्रोत्साहन मिलता है। जैसे गवर्नमेंट की जो सरकारी विभाग है, उनकी बाइंग आजकल ई प्रोक्योरमेंट की जगह जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है उसके थ्रू होती है। तो वहां पे प्रायोरिटी दी जाती है कि अगर आपका प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है, और अगर आप उसमें ये भी एस्टेब्लिश करके बता सकते हैं कि इतना परसेंट हम जो है इनोवेशन, या उसमें जो है इंडियन कंपोनेंट हमारा इतना परसेंट है, तो उसके बेसिस पे भी जो है बायर उस आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करता है। तो आपका प्रोडक्ट जो बीच में या अर्ली स्टेज में रेडी हुआ था, आपने उसको एज ए स्टार्टअप एस्टेब्लिश कर लिया, और आपने जो बीच की जो थोड़ी बहुत फंडिंग की बॉटल है कि अगर उसको आपने पार किया, तो नेक्स्ट लेवल पे जाके फिर से आपको सपोर्ट मिलता है। तो कहने का मतलब है कि सरकार राइट फ्रॉम स्कूल level till making the product good or service market ready and helping them to sell it in the Indian market, प्रायोरिटाइज कर रही है। इवन बाहर से जो हम इंपोर्ट करते हैं उसमें गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें वो होता है कि भाई वो कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, तो एक तरह का डेटरेंस भी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई लोग अगर भारत में वो चीज बन सकती है और लोग बना रहे हैं, और बाहर से आने पे वो माल महंगा होता है, तो वो जब कॉम्पिटिटिव बिडिंग होती है तो उसमें वो पीछे रह जाएगा। तो ये एक ऐसा इकोसिस्टम गवर्नमेंट ने तैयार किया है। तो मेरे ख्याल से सरकार कर रही है और हर स्तर पे इसके प्रयास हो रहे हैं। न सिर्फ सरकार बल्कि प्राइवेट ऐसे कई नेटवर्क्स बने हैं, जैसे मैं बता रहा था कि कई ऐसे फंड्स बने हैं, कई ऐसे स्टूडियोज बने हैं जहाँ पे कि उन्हीं कंसेप्ट से, उन्हीं आइडियाज के ऊपर ये जो एंटरप्रेन्योरशिप माइंड्स है उनको ला के उनको काम कराने का मौका दिया जाता है। और उसके साथ साथ बहुत सारे मेंटर्स भी आज की तारीख में अवेलेबल हैं जो आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। आपके अगर आपके पास में कोई आइडिया है और आप उसे आगे ले जाना चाहते हैं, तो मेंटर्स भी हैं। हमने जब शुरू की थी तो हमारी जर्नी में भी वी हैव मेंटर्स विद अस जो हमें राइट डायरेक्शन में गाइड करते हैं। कई बार क्या होता है कि भाई आपको मार्केट के हिसाब से अपने स्ट्रेटजीज को पिवट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो उस समय भी आपको जो है ना कि जिसको कहते हैं कि भाई डायनामिक स्टेट में रहना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने बना दिया प्रोडक्ट, अब वो मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है तो आप लेके बैठे हैं, फिर आप कहेंगे भाई फेल हो गया, वो नहीं। वहां पे आपको पिवट करने की आवश्यकता होती है, तो वो उसको करने के लिए यू नीड मेंटर्स। तो तो वो भी अवेलेबल है। तो इंडियन इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इज नो वार्म एंड रेडी राइट नाउ। बस लोगों को बाहर आके, और जितने लोग आ रहे हैं उससे दुगनी तिगनी गति से बाहर आए, इस फील्ड में आए, तो ये बहुत बड़ा सक्सेसफुल रेवोल्यूशन हो सकता है। जी शैलेंद्र जी, एक आपका फील्ड है बायोटेक का, बायोटेक बायो इकोनॉमी का। तो अगर हम बात करते हैं भारत की आजादी के 100 वर्ष की, और अभी बायो इकोनॉमी का बहुत बड़ा स्कोप भी देखा जा रहा है, और बायो इकोनॉमी की तरफ काफी फैसिलिटीज सरकार प्रोवाइड कर रही है, और आप भी बायो इकोनॉमी से बहुत क्लोजली जुड़े हैं। तो आप एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ साइंटिस्ट, दोनों ही नजरियों से बायो इकोनॉमी का क्या रोल रहने वाला है भारत के आने वाले समय में, ये थोड़ा सा बताएं। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बायो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला। अभी एक रिपोर्ट आई थी, जी। उसमें करीब करीब हम ये मानते हैं कि भी अगर वर्ल्ड इकोनॉमी जो है अगर 105 ट्रिलियन यूएस डॉलर के इक्विवेलेंट अगर है, तो ये कहते हैं कि 60% ऑफ द फिजिकल प्रोडक्ट्स इन द इकोनॉमी वो बायोलॉजी या बायोलॉजिकल किसी न किसी रिसोर्स से जुड़ा हुआ है। तो इकोनॉमी में कोई भी फिजिकल इनपुट यानी कोई भी कंपोनेंट, चाहे गुड्स हो सर्विसेज हो, वो मतलब जो जो बायोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी हो सकती है, या लाइफ साइंसेस के आसपास जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनके साथ जुड़ी। चाहे हेल्थ केयर ले लीजिए, आप एग्रीकल्चर ले लीजिए, बहुत बड़े सेगमेंट हैं। इसमें बिना बायोलॉजिकल रिसोर्स के आप जो है इकोनॉमिक कोई प्रोडक्ट, गुड्स या सर्विस कोई बना ही नहीं सकते। तो 60% अगर प्रोडक्ट्स अगर उसके हम मान लें कि वो टच करते हुए आ रहे हैं या आएंगे, तो आप देखिए कि भाई 100
105 की यूएस डॉलर ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर हम कह रहे हैं, तो 60 ट्रिलियन यूएस डॉलर का साइज है। भारत अभी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के लिए अचीव करने के लिए स्ट्राइव कर रहा है। तो मुझे लगता है कि उसमें बायो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। और बायो इकोनॉमी जब मैं शब्द बात करता हूं, तो उसमें आप जैसे हेल्थ की बात करते हैं, तो हमारे हेल्थ में जितने वैक्सीन्स हैं जो बनते हैं, डायग्नोस्टिक्स में बहुत सारे टेस्ट बनते हैं जो एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन के सिस्टम से आते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ब्लड के सोर्स से बनते हैं। फिर इसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर में, तो सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो बायो इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, तो देखिए उसमें एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही है, जो वर्तमान में पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग से जूझ रहा है, तो उसमें रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स हमें चाहिए, और उसमें बायो इकोनॉमी एक मेजर कंपोनेंट अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। कारण ये है कि चाहे आप लैंड रिसोर्स लीजिए, चाहे वाटर रिसोर्स लीजिए, जमीन से या पानी से होने वाले प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। अब ये जब मैं प्लांट्स की बात करता हूं, तो पहले इसी के ऊपर थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं, फिर मैं एनिमल्स को भी इनका, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो बायो इकोनॉमी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं पूरे, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वो कैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल कोई चीज दे सकते हैं जो रिन्यूएबल नेचर में होती है, और उसको एंटरप्रेन्योर्स कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसको यूटिलाइज कर सकते हैं मानव कल्याण के लिए, जो प्रोडक्ट्स और सर्विस चाहिए उनको बनाने में। तो प्लांट्स में जब हम बात करते हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर की बात है, तो आप खेती से बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम खाने की बात करते हैं। पर खेती से सिर्फ भोजन ही नहीं, फूड, फॉडर, फ्यूल, तीनों चीजें निकलती है। उसमें फैब्रिक भी आपका निकलता है। कॉटन जो है एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टच करता है। तो जब मैं बात करता हूँ ना कि 60% ऑफ द इकोनॉमी जो है, उसमें जो फिजिकल प्रोडक्ट्स के इनपुट हैं, वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल रिसोर्स से आ रहे हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरा इसको समझ के देखिए। मैंने फूड की बात बताई, फॉडर की बात बताई, जो एनिमल फीड्स हैं या वो भी आता है। तीसरा मैंने आपको फ्यूल का बताया कि भाई बायो इथेनॉल, पेट्रोक्रॉप्स एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था जो वर्तमान में बहुत ज्यादा पिकअप नहीं कर पाया है, बट वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। बायो इथेनॉल आज भारत में जो है एक एसेंशियल कमोडिटी बन गया है कि भी हम अपने फ्यूल के साथ में बायो इथेनॉल या कोई बायोफ्यूल जो बनता है उसको मर्ज करें, ताकि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में काम कर सकें। तो प्लांट्स सिर्फ यहीं पे नहीं समाप्त होते हैं। प्लांट से आप देखते हैं बहुत सारे डाइज बनती हैं। तो वो डाई इंडस्ट्री जो जो केमिकल्स रिसोर्स है, उसकी जगह प्लांट्स का भी रिसोर्स है। तो प्लांट का रिसोर्स या कोई एनिमल से कोई डाई बन रही, तो वहां पे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो रिन्यूएबल नेचर में, उसका कार्बन फुटप्रिंट कम है एज कंपेयर टू द केमिकल एंड अदर इंडस्ट्री। डायरेक्ट कार्बन फुटप्रिंट की जो मैं बात करता हूँ, तो ये आया आपका एक लाइन ऑफ रिसोर्सेज विच आर कमिंग फ्रॉम द प्लांट्स। बट एनिमल्स की तरफ जब मैं देखता हूं, तो एनिमल्स में आप देखिए कि आप जो दूध पीते हैं, में चीज खाते हैं, कर्ड है, ये सारी इंडस्ट्रीज जो हैं, जो मिल्क बेस्ड इंडस्ट्रीज है, वो बेसिकली कैटल से आ रही है। पर कैटल के अलावा भी और उत्पाद हो सकते हैं। जैसे फैब्रिक की बात करें, तो ऊन जो है वो शीप से आने वो आ रही है, पहले भी आती थी, बट वो उसका उसका सिग्निफिकेंस बढ़ रहा है। केमिकल या कोई आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर की जगह पे जो नेचुरल फाइबर्स हैं, जो एनिमल या प्लांट से आ रहे हैं, उनका अपना इंपॉर्टेंस है। जूट जो है वो एक प्लांट से आया हुआ फैब्रिक है, ठीक है, और कॉटन है, बट वूल जो है वो एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से आ रहा है। सिल्क जो है वो एनिमल सोर्स से आ रहा है। तो फैब्रिक इंडस्ट्री जो है, उसमें बहुत बड़े इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो बायो इकोनॉमी से टच में आ रहे हैं। उनको डाई करने के लिए जो डाइज हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स से अगर आती है, तो देन अगेन इट फॉर्म्स अ कंपोनेंट ऑफ बायो इकोनॉमी। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं तो फिशरीज हो गई, जो जो मत्स्य पालन है, या जो है पोल्ट्री हो गया, बहुत सारा जो जो नॉन वेजिटेरियन फूड कंपोनेंट, या सी फूड की कंपोनेंट, जो जो प्रॉन्स हैं या श्रिम्प्स हैं, उनकी खेती होती है। इसके अलावा और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स उसके हो सकते हैं, जैसे कि मोती है, ऑयस्टर। तो ऑयस्टर फार्मिंग, पर्ल फार्मिंग जो है, वो एक मेजर कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमी विच इज कमिंग फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसोर्स। तो वो बायो इकोनॉमी, एंड दीज आर ऑल रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करूं तो जितनी भी डिस्टिलरीज हैं या फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज हैं वो फंगल बेस्ड प्रोडक्ट से आती हैं, ईस्ट से बनती हैं, या और कोई सिमिलर टाइप ऑफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। चीज जो है वो आपका उसके उसका जो फर्मेंटेशन होता है वो उसके लिए आप जो है एक बायोलॉजिकल रिसोर्स को यूज करते हैं। ऐसे ही अगर मैं और ऐड ऑन करना चाहूं तो आज की तारीख में हम कहते हैं कि डिग्रेडेबल जो है प्लास्टिक्स हो गए या बायोडिग्रेडेबल कंपोनेंट्स जो है प्लास्टिक्स हो गया, तो वो बनाने के लिए हमें जो रिसोर्स मिलता है, या बायो इथेनॉल की मैं बात करूं, धीरे धीरे जो हम ये मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट एंड मूविंग टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर, जी। क्योंकि वी हैव टू टैकल ग्लोबल वार्मिंग आल्सो। उसके जो 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 ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनके एमिशंस को रिड्यूस करने का रास्ता है, तो वो बायो इकोनॉमी से होके निकलता है। सो बायो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल है, और मेरे ख्याल से ये हर एक फील्ड अपने आप में, आप सी में जब जाते हैं तो एल्गी एल्गी इज अ मेजर रिसोर्स फॉर मेनी अदर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। तो ऐसे स्टार्टअप्स इन इन कंपोनेंट्स और इन कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैसे एंटरप्रेन्योरशिप में नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को लेके आ सकते हैं, वो हमारे सामने चैलेंज है, और मेरे ख्याल से दिस इज एन ओपन फील्ड। अगर ये इसका स्कोप बढ़ता है भारत में, तो बायो इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन इन द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज, और उसी तरह से हम जो हमारे गोल्स हैं कि टू मूव फ्रॉम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी टू 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, आसान हो जाए। तो जैसे आपने बताया कि बायो रिसोर्सेज की बात अभी आपने की और बायो इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, आपने फूड फॉडर एंड फ्यूल तीनों चीजों की बात मैंने की। हर चौथा वर्ड भी कहा था, फैब्रिक। और फैब्रिक ओके। में मैं जो है, इवन आपका जो है पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री जो है, हाँ। वो बेसिकली इट्स कमिंग फ्रॉम प्लांट बेस्ड रिसोर्सेस। जी जी। तो आपने जैसे फूड फॉडर, फ्यूल, फैब्रिक फ्यूल। एंड पेपर, मतलब हर इंडस्ट्री, और शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो मैं आपकी बात से लग रहा है कि जिसमें बायो फ्यूल या बायो रिसोर्सेज ना यूज होते हों। बायो इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। तो और आपने सस्टेनेबिलिटी की भी बात की, चैलेंजेस की बात की। तो अभी आप जो जब हम भारत की इस आजादी के 100 वर्ष की बात करते हैं या आने वाले समय की बात करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो हम मेजरली फेस करने वाले हैं और उसका सॉल्यूशन क्या देखते हैं आप? देखिए, जो अभी पूरा विश्व जिस संकट से जूझ रहा है, वो मतलब जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ रहा है। ठीक है, जी करीब 2 डिग्री बढ़ गया है पिछले कुछ वर्षों में, तो बट इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत खतरनाक है। जितने ग्लेशियर्स हैं या जितने जो वाटर रिसोर्सेज जो आइस के फॉर्मेट में हैं, वो पिघल रहे हैं। उससे आपने देखा मालदीव्स के जो है कि भी कुछ आइलैंड जो है कि डूबने की कगार तक आ गए हैं। तो जी अगर पानी सी लेवल राइज करेगा तो लैंड रिसोर्स हमारा कम होगा। दूसरा, पूरे मौसमों में जो 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 जितने भी मौसम है उन सब में परिवर्तन आ जाएगा, वेदर चेंजेस होंगे, क्लाइमेटिक चेंजेस होंगे, तो जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने की संभावना है। तो और ये भविष्य में ऐसा ना हो, तो इसके लिए वर्तमान में केवल भारत ही नहीं, पूरा विश्व जो है इसमें लगा हुआ है कि भी हम कैसे, हम अपने जो जिसमें जैसे कहते हैं ना, हम डेवलपमेंट की तरफ गए और हमने ऐसे ऐसे रिसोर्स क्रिएट कर लिए जिससे कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बहुत हुआ। अब हम वापस से पीछे की तरफ जा रहे हैं कि भी हम ऐसे रिसोर्सेस को पीछे छोड़ आए, भूल आए, कि जिससे कि हम एक कहते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते थे, वो छूट गया, तो उसकी तरफ वापस जा रहे हैं। अभी वर्तमान में भारत ने, ये सरकार ने जो ये कहा है, COP 28 में भी उन्होंने कमिट किया है कि हम हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करेंगे, और नियरली जितना है उसका हाफ अभी कर देंगे। 2070 तक जाते जाते हम जो है कार्बन न्यूट्रल या कार्बन जीरो होने की उसमें स्टेज में आ जाएं। कि इसका मतलब क्या है कि हम जितना कार्बन एमिट कर रहे हैं, उतना कार्बन को ऑफसेट करने के लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसी टेक्नोलॉजी ले आए जिससे वापस से कार्बन जो है एसिमुलेट हो जाए। बेसिकली जिसको कहते हैं ना कि इक्विलिब्रियम बना हुआ है भाई, एक जगह पे रिसोर्स था, हमने उठा के दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया है, अब वहां से वापस उठा के इसमें लेके आने का हम कर रहे हैं, और फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करें कि जिससे जितना हम, देखिए,
जरूरत तो है आदमी को अपने आवश्यकता अनुसार, जिसको कहते हैं ना डेवलपमेंट करना। तो अगर मेरे को आज जैसे टेक्नोलॉजी मोबाइल है तो वो जरूरत है, उसके उसके बिना अब हम नहीं चल सकते। इंटरनेट की जरूरत है, उसके बिना हम चल नहीं सकते हैं। पावर बेस्ड जितने भी हमारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, लाइट्स चाहिए, हम एयर कंडीशनिंग चाहिए, ये सब चीजें हैं, ये आवश्यक है। परंतु इस आवश्यकता के अनुरूप हम ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसे कोई काम भी करें, ऐसे प्रोजेक्ट्स करें जिससे कि जितना एमिशन हो रहा है वो वापस से एसिमुलेट हो जाए, सिक्वेस्टर हो जाए। इसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो सस्टेनेबिलिटी इज लिंक्ड टू कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज या सर्विसेज। तो इवन जो नई बिल्डिंग बन रही है या जितने नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन सब में इन चीजों का ध्यान रखा जा रहा है कि जैसे कि लाइट, अगर आपके कमरों में आपको लगता है भी 10 लाइट लगती है, तो क्या आर्किटेक्चरली हम डिजाइन ऐसी कर सकें जिससे कि कम से कम लाइट में, नेचुरल लाइट में आप काम कर सकें। दूसरा, बिल्डिंग का आर्किटेक्चर ऐसा बने जिससे कि आपको बहुत ज्यादा उसको कूलिंग करने की के लिए पावर या एनर्जी को बनाने की जरूरत नहीं पड़े। एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी लाने के लिए हम जो है कि नेचुरल रिसोर्सेज में, या जो जिसको कहते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी कम करके नेचुरल रिसोर्स, सोलर हो सकता है, बायो इथेनॉल हो सकता है, उन प्रोडक्ट्स को लेके आए। तो वर्ल्ड हैज टू टैकल दिस चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, और उसको लाने के लिए हमें सस्टेनेबल हमारे जो कंपोनेंट्स हैं उनको बल देना पड़ेगा। और उसको लाने के लिए एक बहुत बड़ा एक नया फील्ड खुल रहा है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि भाई वो इस तरह के इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स को लेके आए जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सके। तो मेरा बस इतना ही ये कहना है इसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप में सस्टेनेबिलिटी, ये जिसको कहते हैं हैंड इन ग्लास जो है, वो दोनों साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। एंड द फील्ड इज वास्ट ओपन। नए एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस दिशा में सोचेंगे तो मेरे को लगता है कि हम हमारे जो जिसको कह सकते हैं कि भी हम अगली पीढ़ी के लिए जो काम करना चाहते हैं कि वी गिव देम अ हेल्दी प्लेनेट, हम उनको लिए एक जिसमें वो रह सकें। जैसे पानी की एक बहुत बड़ी समस्या होती है कि हो सकता है फ्यूचर में, कुछ लोगों ने कहा कि वॉर सिर्फ पानी, पीने के पानी के लिए ही हो। वाटर 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 एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। अगर पीने के लिए पानी नहीं बचा तो फिर क्या करेंगे? तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इनोवेशन को लेके आए, और अगर वो लेके आते तो मेरे ख्याल से हमारे जो प्रयास हैं या हमारी जो बातचीत है वो भी सार्थक होगी। जी। शैलेंद्र जी, आज का हमारा टॉपिक बहुत गहरा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें और बहुत सारी बातें करने को हैं, लेकिन समय हमें अलाउ नहीं कर रहा। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके थ्रू मैसेज देना चाहूंगा कि आप एक तो प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए कुछ कहें और आप हमारे यूथ के लिए कुछ गाइडेंस दें। आप कुछ दो शब्द कहें प्रोग्राम को कंक्लूड करने के लिए। नहीं, मैं बस इतना ही कहूंगा कि भावी पीढ़ी के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो हम, वो समय आज है। अगर हमने आज एक्शन नहीं लिया तो भविष्य जो है वो हमें हमेशा कोसेगा। हमारी पीढ़ियां जो है वो हमें कोसेगी कि हमने जो, या हमसे जो पूर्व में जो पीढ़ियां हमें देखी गई, एक जिसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग का चैलेंज देखी गई, आज हम उससे टैकल कर रहे हैं। तो ये मैं आज सिर्फ एक ही मैसेज दूंगा कि भाई दिस इज द टाइम टू एक्ट। और एंटरप्रेन्योर्स के लिए, चूंकि हमने आज टॉपिक ही एंटरप्रेन्योरशिप का लिया और 100 years ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस की बात हम कर रहे हैं, तो अगले 25 साल के अंदर हम ये वाले एस्पेक्ट को लेके एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाएं। हर फील्ड में सस्टेनेबिलिटी का एक एस्पेक्ट है। आज अभी एक नया कॉन्सेप्ट चला है, एनवायरनमेंट सोशल गवर्नेंस। तो वो वाला एक एरिया है जिसमें बहुत सारे नए काम होने वाले हैं। तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। एंड मैं फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से भी ये कहूंगा कि भाई दैट अपॉर्चुनिटी इज ओपन फॉर ऑल। आप आइए और हमारे साथ काम करिए, और हम मिलकर, जिसको मैं कह रहा हूं कि दिस अ टाइम टू एक्ट नाउ, एक साथ मिलकर इस बड़े चैलेंज को टैकल करते हैं। थैंक यू शैलेंद्र जी। तो दोस्तों, आज हमने एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर बात की और बायो इकोनॉमी के ऊपर बात की, बायो रिसोर्सेज के ऊपर बात की, जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा। आज का हमारा डिस्कशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात शैलेंद्र जी ने हमसे कही, वो ये कही कि जो करना है आज करना है, जो डिसीजन लेना है आज लेना है।
क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जो है वो भारत की इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल अदा करता है भारत की इकोनॉमी में। और एक जब सर्विस क्लास की हम बात करते थे वो एक एंटरप्रेन्योर तक सीमित होता था, लेकिन आज जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर डेवलप करने की बात करते हैं, तो एक एंटरप्रेन्योर जो है वो एक इंजन की तरह है। तो इंजन की डायरेक्शन सही होगी तो इकोनॉमी भी सही डायरेक्शन में जाएगी, देश भी सही डायरेक्शन में जाएगा और हमारा यूथ भी सही डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हम सबकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि अगर हम इंजन बने हैं तो हम सही डायरेक्शन में चलें और जो इम्प्लीमेंट करना है आज करें, क्योंकि आज का वक्त दोबारा नहीं आने वाला और आज का वक्त इतना महत्वपूर्ण वक्त है जब हमारे पास सभी रिसोर्सेज हैं, हेल्थ, वेल्थ, हर तरह की अपॉर्चुनिटी है। हमारे हमें आज किसी चीज की कमी नहीं है, कमी है तो इम्प्लीमेंटेशन की। सही डायरेक्शन भी हमारे साथ है, सही रिसोर्सेज भी हमारे साथ हैं, सही मेंटर्स भी हमारे साथ हैं, बस इम्प्लीमेंटेशन करना है। यही हमारी एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो इसी के साथ दोस्तों हम आज के इस एपिसोड में यहीं इजाजत लेते हैं। अगले हफ्ते हम मिलेंगे एक नए गेस्ट स्पीकर के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।